नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक सा जानकारी पहले ले लेते हैं। इसके पहले का इंट्रोडक्शन कि हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या चैप्टर में है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो वास्तविक संख्या में संख्या जो है ये संख्या है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को जानेंगे कि संख्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या को जानते हैं। तो संख्या में हमारा सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ठीक ना, तो देखो प्राकृतिक संख्या यानी कि हमारे नेचर में जो भी संख्या हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं डेली लाइफ में, जैसे किसी चीज़ की काउंटिंग करना हो, चाहे किसी चीज़ को हमको गिनना होता है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वही क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। यदि आप लोगों को समझ लीजिए कि एक डब्बा पेन दे दिया जाए, उसको गिनने के लिए कहा जाए, तो आप लोग कहाँ से गिनेंगे। बेसिकली सी बात है कि आप लोग गिनना स्टार्ट करेंगे एक से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेन चाहिए 12 पेन जितना भी होगा आप लोग गिन के बता देंगे। तो गिनेंगे कहाँ से, एक से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या जो है एक से गिनना स्टार्ट करते हैं और जितनी पेन है उतना तक गिनते हुए चले जाएंगे। हो सकता है भैया इतना ज़्यादा हो कि हम गिन ही ना पाएँ, इन्फिनाइट तक हो, तो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक जितना भी हो सके, यानी कि एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्या। याद रहे प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, एक से। हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, एक से। अगर आगे बात करें, यदि इसमें एक चीज और ऐड कर दें, जीरो, एक से तो छोटा जीरो होता ही है, यदि इस संख्या में जीरो ला दें तो क्या होगा। देखो पहले इतना संख्या था हमारा एक से लेकर अनंत तक जितना हम गिन सकते थे, लेकिन हम तो बस एक से लेकर 9 तक अभी गिन पाते हैं। 10 तो हमको पता ही नहीं क्योंकि इसमें जीरो कहाँ है भैया। 1 से लेकर 9 तक तो हमारा नंबर है, लेकिन नंबर 9 तक में हमारा जीरो थोड़े ना आता है। जीरो का स्थान कहाँ है, तो जीरो का स्थान तो हमारा एक से पहले है। तो एक से पहले जो जीरो ये आ जा रहा है, तो अब इन संख्याओं को भी कुछ कहा जाएगा। तो ये जीरो आने से इसका नाम हो जाता है पूर्ण संख्या। देखो अभी तक प्राकृतिक संख्या जो थी ये अधूरी थी, लेकिन जीरो के आते ही ये क्या हो गया, पूरा नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि पूरा हो गया, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या, जो कि आप लोग का दूसरा है होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो दूसरा वाला पूर्ण संख्या कब होगा, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो आ जाए, यानी कि जीरो से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो संख्या है जीरो से सब बड़ी हैं। क्या है, सब बड़ी हैं। क्या जीरो से छोटी भी संख्या होती है क्या, हाँ होती है जीरो से छोटी। अगर -5 का बात किया जाए, -7 का बात किया जाए, यानी कि जो संख्या माइनस में होती है ये क्या होता है, जीरो से छोटी होती हैं। ठीक है, तो जीरो से जो संख्या छोटी होती है, मान लो कि यहाँ पे जीरो है, जीरो से इधर चले गए प्लस इन्फिनाइट तक, अगर पीछे आएंगे तो ये भी अनंत तक जाता है ना, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, माइनस के इन्फिनाइट तक। माइनस में जितनी भी संख्या याद है उतना अपना लिख लीजिए माइनस में। ठीक है, तो यानी कि माइनस इन्फिनाइट से, जीरो से होते हुए प्लस इन्फिनाइट तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो इतना तीन चीज आप लोगों को समझ में आया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर नंबर क्या होता है। ये तीनों हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या फिर से रिवीजन कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या वो है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या हमारा जीरो से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है। लेकिन इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक हमारा माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, प्लस जीरो भी होता है, यानी कि माइनस अनंत से लेकर जीरो से होते हुए प्लस अनंत तक जो जाता है उसको क्या कहते हैं हम, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। और आगे चलेंगे तो हमारा देखिए क्या आता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर देखिए बात यह है कि इवन का मतलब होता है सम, और सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 का भाग आसानी से चला जाए और शेष कुछ न बचे, यानी कि 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसको कहते हैं हम सम संख्या। ठीक है,
और विषम संख्या की बात करें तो जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। यानी कि सम संख्या भी क्लियर हो गया और विषम संख्या भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इधर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें अगर मान लो कोई संख्या है उसमें केवल एक का भाग जाए, एक के अलावा या तो जो संख्या है उसका जाए। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 7, तो 7 में हम किसका भाग दे सकते हैं कि 0 शेष आए, या तो 1 का दें कि 1 7 7 और 0 शेष आ जाए, या तो 7 का दें तो 7 1 कम 7 और 0 शेष आ जाए। यानी कि खुद का और एक का, जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, जिसमें एक और स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब जो संख्या है उसके अलावा और भी किसी संख्या से भाग चला जाए उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब आगे चलते हैं तो देखेंगे एक चीज और कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर को यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को मिलाकर एक और परिमेय संख्या बनती है। क्या बनती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या है क्या चीज, तो देखो इसको पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो परिमेय संख्या को पहचानने का एकदम नॉर्मल सा तरीका है। क्या है कि देखो परिमेय संख्या यदि है तो देखो पहला चीज कि ये तो फ्रैक्शन के रूप में होता है, यानी कि बटे के रूप में हो सकता है, भिन्न के रूप में, यानी कि जो भिन्न के रूप में होता है उसी को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लो p बटा के q, देखो बटे के रूप में है कि नहीं, p और q। ये देखो एक तो नॉर्मल सा अक्षर लेके हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे अक्षर है जो कि p बटे के q में है, यानी कि p का मान भी कुछ हो सकता है और q का मान भी कुछ हो सकता है, ये बाद में देखेंगे। यानी कि जो p बटे q यानी कि बटे के रूप में हो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अभी नहीं, बस देखो इसके 3-4 कंडीशन है चेक करने के, ठीक ना। अगर चारों पांचों कंडीशन सही होता है तभी हम परिमेय संख्या कहेंगे, यदि एक भी गलत हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि p बटे q के रूप में चेक करना होगा। दूसरा स्टेप होगा हमारा कि जो p और q है ये दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है हमारा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से, देखो ये दोनों आपस में सह अभाज्य होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के गुणनखंड एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो ये p अगर मान लीजिए 5 है और बटा के 7 हम लिख दें तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा यानी कि गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन आएगा, एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तभी हम कह सकते हैं क्या है, ये परिमेय संख्या है। और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो q का मान है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो यानी कि जो नीचे वाला है आपका ये कभी 0 नहीं होगा। यदि 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। अगला चीज, एक चीज और कि मान लो कोई भिन्न के रूप में लिखा है, जैसे 5 बटा के 7 यही लिखा है, ठीक ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या हम पहचान गए कैसे कि ये पहले तो p बटे q के रूप में लिखा है, और दूसरा चीज कि ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, और तीसरा चीज कि जो नीचे है ये 0 नहीं है, यानी कि इतने कंडीशन को देखो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और चौथा चीज कि ये दोनों सह अभाज्य हैं, यानी कि इसका गुणनखंड जो है एक कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक ना। तो इतना चीजें हम देखकर इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होता तो क्या होता, परिमेय संख्या नहीं होता तो अपरिमेय संख्या होता। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि अपरिमेय संख्या या तो p बटे q के रूप में ना हो, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता। सिंपल सा बात कि जो अपरिमेय संख्या है वो p बटे q के रूप में तो पहले लिखा ही नहीं जा सकता, और लिखा भी जाए तो अगर देख लो, मान लो जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 1 बटा के √3, तो पहले चीज हम चेक कर लेंगे कि जो नीचे वाला है ये 0 है क्या, तो 0 तो नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या अभी दिख रहा है। लेकिन नीचे वाला और चेक करेंगे क्या ये पूर्णांक है क्या,
तो अंडर रूट में 3 है, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब हम तो बताए थे बस नॉर्मल सा नंबर होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, लेकिन ये तो अंडर रूट में है। अंडर रूट का मतलब कि ये पूर्णांक नहीं है, और यदि पूर्णांक नहीं है तो हमारा यहीं पर कंडीशन गलत हो जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। और यदि एक चीज और कहा जाता है कि जो पाई का मान होता है ये होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता है, और 22/7 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्यों नहीं है? तो देखो सुन लो, पाई का मान जो होता है ये इतना होता नहीं है, बस लगभग में मान लिया जाता है, कुछ पॉइंट का अंतर होता है। जैसे देखो कोई भी चीज़ है, अगर मान लो ये दशमलव में लिखा है कि 3.219753235927, यानी कि रिपीट हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आता जा रहा है अलग है एकदम अपने धुन में, ये लगातार आता जा रहा है, कट ही नहीं रहा है, शेष आ ही नहीं रहा है। इसको अगर हल करेंगे तो ठीक है, इसको हल करेंगे, पाई का मान जो होता है इतना होता है, ये इसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन इसको लगभग में मान लिया गया है क्या होता है, 22/7 होता है। यदि 22/7 अगर पूछ दे एग्जाम में तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान पूछे तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। और क्या हो सकता है, जो अंडर रूट में होता है तो मान लो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या कब हो सकता है, यानी कि मान लो अंडर रूट में 4 हो गया, तो ये जो 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है ना, तो जो पूर्ण वर्ग यदि अंडर रूट में आ जाए तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम कहेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, और भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, और परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। अगर यदि ये नंबर आप लोग जान चुके हैं तो अब इस चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में चलेंगे तो हमको पहले चीज देखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि आप यहाँ पर हम लिखे हैं पहला चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। तो एल्गोरिथम देखो क्या होता है ना, कि कोई भी चीज है यानी कोई काम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना। अगर मान लो कोई काम ही करना है आप लोगों को तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एकदम बहुत आसानी से हो जाता है। तो एल्गोरिथम का मतलब बस इतना ही है कि किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना। यदि कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसकी जानकारी दे देंगे बस उसको, वही क्या होता है एल्गोरिथम। अब बात है कि यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन क्या है यहाँ पे, तो यूक्लिड देखिए एक साइंटिस्ट हैं और ये विभाजन का नियम दिए हैं। तो यहाँ विभाजन का मतलब यह है कि भाग देना है आराम से, यानी कि भाग देना, एकदम सिंपल सा भाग देना है आपको, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम 21/5, ठीक ना, 5 से 21 में भागा देना है। तो हम कैसे करेंगे कि 5 चौके 20, अब बचा क्या, 1 बचा, अब तो फिर नहीं जा रहा है तो इतना ही करके छोड़ देते हैं। देखिए इसका एक नियम है कि पहले हम क्या करेंगे, 21 को बीच में लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। देखिए ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप हमको याद है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहाड़ा पढ़ा जाता है कितनी बार, कि ये अंदर वाला जो संख्या है इससे ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे माइनस करते हैं जितना आता है, फिर ये जो बचता है इसको कहते हैं शेष। इतना स्टेप हमको करना होता है तब जाके हमारा एक तो भाग क्लियर होता है। तो बस इसमें सिंपल सा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यानी कि विभाजन वाला एल्गोरिथम आपको जानना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए विभाजन वाला एल्गोरिथम आपको पता चल गया कि कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अगर इसका एल्गोरिथम बताना है तो हम क्या कहेंगे कि पहले हम 5 से भाग दिए 21 में तो 4 बढ़ गया और 20 आया, और 21 में से 20 को माइनस किए तो 1 आया। ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या था, सॉल्यूशन था, ठीक ना, यानी कि एल्गोरिथम इसी को कहेंगे, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि ये क्या है भैया, प्रमेयिका क्या है, ठीक है।
प्रमेय नंबर 1 में आप लोगों का यही दिया है प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेमा, ठीक ना। तो प्रमेयिका देखो सिंपल सा यही है कि कोई भी फार्मूला आपको बना बनाया मिल गया और उस फार्मूले पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक फार्मूला जैसे a+b का होल स्क्वायर आपको फार्मूला मिल गया, उसी पे के बेस पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो वो सब क्या है, a+b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वही क्या है, प्रमेयिका है एक प्रकार का, ठीक ना। यानी कि कोई भी एक फार्मूला आपको दे दिया गया, उसी फार्मूले के हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये नहीं कि बार बार आप बिना फार्मूले का क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उस पे नहीं है। जो फार्मूला बन गया है वही हमारा क्या है, प्रमेयिका है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो भाग दिए हैं, तो इसको आपको पता होगा कि इसको आप लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, अंदर वाले को भाज्य, और ये बाहर जो है यहाँ की जितने बार गया है इसको कहते हैं भागफल। क्या होता है, भागफल। और जो नीचे बचता है इसको हम शेष कहते हैं। तो इतना आपको पता होगा कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को हम गणितीय रूप में कुछ लिखेंगे ताकि एकदम सांकेतिक रूप में, कि अगर ये देखो एक फार्मूला और बनाया जाता है इसी को लिख के कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8 में ही कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये होता है। लेकिन इसको इस चैप्टर में हमको सांकेतिक रूप में लिखना है, यानी कि कोई ABCD के रूप में लिखना है, एकदम छोटा छोटा अक्षर के रूप में। तो देखो ये जो भाज्य है ना, भाज्य ये जो बाहर अंदर है, तो इसको देखो हम लोग कहेंगे A, ठीक है। और ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दिए। भाजक को जिससे हमको भागा देना है इसको हम कहेंगे B, और जितना आएगा यानी कि जो भागफल आएगा इसको हम कहेंगे Q, और शेष जो आया है उसको हम कहेंगे R, ठीक है। R स्मॉल r लिखेंगे, ठीक ना, स्मॉल r लिखेंगे। तो देखिए ए एक प्रकार का क्या हो गया, फार्मूला बन गया कि नहीं। ये एक प्रकार का फार्मूला बन गया कि A बराबर BQ प्लस आर। देखिए बी गुणे क्यू भी बोल सकते हैं, या तो गुणा का नाम भी नहीं लेंगे तो बी क्यू भी बोलेंगे, बस बोलेंगे ना। तो बी क्यू का मतलब ये होता है क्या, उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक ना। तो बी क्यू प्लस आर आप कह सकते हैं। एक चीज और देखेंगे, ये जो 5 है, ठीक है, यदि अंदर कितनी भी संख्या आप बदल लीजिए, ठीक ना, अंदर का कोई भी संख्या आप बदल लीजिए, अगर यहाँ 5 है तो इसका शेष कितना बच सकता है, अधिकतम कितना बच सकता है। अगर मान लो यहाँ पर 5 बच सकता है कि नहीं, 5 बचेगा तो फिर से एक बार ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। यानी कि 5 तो शेष कभी बच ही नहीं सकता। यानी कि जो चीज़ यहाँ पे है भाजक जितना है उतना शेष कभी नहीं बचेगा, उससे जब भी बचेगा क्या होता है, छोटा बचेगा, ठीक ना। यानी कि 5 से छोटा उसका शेष बचता है, और कम से कम कितना छोटा बचेगा, क्या 0 से भी छोटा बच सकता है क्या, 0 से भी छोटा कभी शेष बचता है, नहीं बचता है। यानी कि सबसे छोटा बचेगा तो 0, यानी सबसे बड़ा शेष बचेगा तो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि एक चीज और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो r का मान है ये होगा किससे छोटा, b से छोटा होगा। b क्या है हमारा, भाजक है, ठीक ना। तो भाजक से हमेशा r का मान छोटा होता है। किससे बड़ा होता है, तो ये बड़ा होता है, देखिए 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, ठीक ना। तो r का मान हमारा यहाँ पे क्या है कि b से छोटा है और 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। 2 चीज समझ में आ गया। अब अगला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में देखो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि कोई संख्या भाज्य है हमारा, तो उसको किसी और रूप में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। किस रूप में, कि मान लो यहाँ पर अगर 20 लिखा है हमारा, तो 20 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ये प्रमेय हमारा यही सिर्फ कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको आप एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, ठीक ना। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 गुणे 5, यानी कि 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20 हमारा आ जा रहा है। और इसको हम एक बार देख लेंगे कि क्या ये अभाज्य संख्या ही है ना। तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। या तो ये लिख दें या तो ये लिखें, बात एक ही है, दोनों का मान 20 ही होने वाला है। तो सिर्फ हमारा ये प्रमेय यही कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, ठीक ना। अगला प्रमेय हमारा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि देख लीजिए आप लोग कि कैसे है। इसी के आधार पर हमारा पूरा 1.3 में पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ इसी के बेस पे। तो जैसे ये लगेगा उसी तरह 1.3 भी आपका सेम पूरा प्रोसेस वही है और उसी तरह से ही लगेगा। उसमें भी दिया होगा √5 को अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो उसी तरह ये क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, आपका प्रमेय दिया है कि एक √2 कहीं लिखा होगा तो आप उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन कैसे है इसको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए मान लेंगे आप लोग, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सब्जी है, ठीक ना, कोई सब्जी है, तो हम कह रहे हैं कि ये एक सब्जी है, लेकिन कोई तैयार नहीं है उसको सब्जी कहने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम सब्जी नहीं मानेंगे। अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं वो आम है, तो हम मान लेंगे कि नहीं वो आम ही है, चलो। लेकिन अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना कि आम के कौन कौन से गुण हैं। भैया आम को छीलेंगे, उसके नीचे से देखेंगे तो गुठली निकलती है, अगर गुठली नहीं निकलता है तो कह देंगे आम नहीं है, निकलता है तो मानना पड़ेगा हमको भी कि क्या है, ये आम है। तो इसी तरह ये अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम तो जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि आप दिखाइए हमको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं, हम मान लेंगे क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, पहले मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के गुण आपको पता है कि क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि √2 जो है ये P/Q के रूप में हो सकता है। और जहाँ पे आप लिखना पड़ेगा कि जहाँ P तथा Q ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि इसका गुणनखंड सिर्फ एक हो सकता है, एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं P तथा Q सहअभाज्य हैं, ठीक है, सहअभाज्य हैं। इतना लिखने के बाद अब देखिए इसका क्या करना है आपको, पक्षांतर करके, यानी कि P = इधर हम लिख सकते हैं, Q को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q। इतना हो जाता है। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है कि स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए P का स्क्वायर इधर बराबर में क्या आ जाएगा, 2Q का स्क्वायर। अब देखिए भैया P के स्क्वायर के बराबर क्या है, 2 × Q का स्क्वायर। एक चीज यहाँ पर आपको समझाया था, अगर 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा कि 2 × 2 × 5, ठीक है। ये गुणा का मतलब क्या होता है कि अगर जिस चीज से ये गुणा किया गया है उससे ये क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए अगर ये इसके बराबर है तो इसमें किसका किसका गुणा किया गया, यानी कि Q² से भी विभाजित हो जाएगा P, और 2 से भी P² क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, इसको समझने से पहले अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 1.4 में हमारा कौन सा प्रमेय है, ठीक है। तो इस प्रमेय में हमारा यही सिंपल सा सिद्धांत है कि कोई अभाज्य संख्या है आपका, तो वो संख्या जो है किसी भी संख्या के वर्ग को, अगर मान लीजिए ये x कोई संख्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या के वर्ग को यदि विभाजित करता है तो उस संख्या को भी आराम से विभाजित कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं 5, ठीक है, चाहे हम लिख देते हैं यहाँ पर 16, ठीक है। तो 16 हम जान रहे हैं किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, इसको हम 16 लिखें या तो लिख दें 4 का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये 16 जो है अगर 2 से विभाजित, देखिए एक संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से यदि ये 16 विभाजित है तो 2 से ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है ना, तो 4 भी क्या होगा, विभाजित होगा। यानी कि 2 से 16 भी हो रहा है तो 2 से 4 भी
हो जाएगा, यानी कि जिसका वर्ग विभाजित हो जाएगा वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ समझना है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि पी स्क्वायर तो 2 से विभाजित हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए पहले 2 से पी स्क्वायर विभाजित था, इसलिए क्या हुआ कि 2 से पी भी विभाजित होगा। यही वाला कंसेप्ट है सिर्फ कि अगर किसी संख्या का वर्ग देखो पी स्क्वायर विभाजित हो गया तो पी भी क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पी है तो पी बराबर हम मान लेंगे कि 2c, क्या 2c मान लेंगे, जहां पे जो c क्या है आपका एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, तो ये जो c है आपका c धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, c क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इसी प्रकार जैसे ये पहला स्टेप करते आए हैं उसी तरह इसको भी हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसका हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर p स्क्वायर का मान हम यहाँ से रख सकते हैं कि नहीं, p स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखेंगे। क्या रखेंगे, p स्क्वायर का मान हमारा क्या है 2q स्क्वायर, तो हम p की जगह पर 2q स्क्वायर रख सकते हैं और बराबर में क्या है 4c स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो 2 से इस 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखो फिर से वही वाला काम हो गया कि नहीं, यहाँ पर p स्क्वायर के बराबर इतना था तो 2 से ये p क्या हो जा रहा था विभाजित हो जा रहा था। इसी तरह यहाँ पे देखो q स्क्वायर भी, देखो q स्क्वायर भी किससे विभाजित हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। देखो ये q स्क्वायर के बराबर ये पूरा है, इसका गुणनखंड है ना, यानी कि 2 से ये क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि जो 2 से कौन कौन सा चीज विभाजित हो रहा है, 2 से हम देखेंगे P भी विभाजित हो रहा है और 2 से देख रहे हैं कि Q भी क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और देखे थे कि जो ये P और Q है सिर्फ 1 से ही विभाजित होता है ना, ये भैया परिमेय संख्या हम माने हैं √2 को, तो जो P और Q किससे विभाजित होना चाहिए सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, यानी कि यहाँ तो कुछ गलत है। यानी कि हम तो इसको परिमेय संख्या माने थे लेकिन ये तो परिमेय संख्या निकला नहीं। अब परिमेय संख्या नहीं निकला तो ये है क्या, परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। तो यही सिद्ध करना था हमको कि अब देखिए लास्ट वाला लाइन आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि ये जो 2 से Q भी विभाजित हो रहा है और P भी विभाजित हो जा रहा है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः यह अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, सिर्फ इतना सा बताना है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार ध्यान से सुन लो कि जो 2 अंडर रूट का है इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद देखो, यदि परिमेय संख्या मान लिए तो वो p बटे q के रूप में होना चाहिए, इसलिए हम p बटे q के बराबर कर दिए हैं। जहां पर ये p और q का कंडीशन यही होता है ना कि ये क्या होता है, सहअभाज्य होता है, यानी कि इसका जो फैक्टर होता है दोनों का सिर्फ एक कॉमन आता है, एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आता है। फिर आगे बढ़े तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि q को हम इस साइड में कर देंगे तो q ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, तो p बराबर q अंडर रूट 2 q हो जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट 2 q के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2q का स्क्वायर और p का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद हम देखें कि ये तो 2 खंड में टूटा हुआ है ना, ये 2 अलग है, ये अलग है, दोनों का गुणनखंड है। तो देखिए ये जब इन सब के बराबर है तो यहाँ पे एक चीज़ और हो रहा है कि ये जो 2 है p को डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये p को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। अगला चीज फिर से क्या करेंगे, आपको एक चीज और मानना पड़ेगा कि p बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा, 2c मान लेना है, जहाँ पे 2 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो कोई भी संख्या में अगर किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वो उस संख्या से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए p का मान हम बता दे रहे हैं कि 5 है और हम कह रहे हैं कि इससे 10 कट जाता है, मान लो 2 की जगह पे यहाँ पर 10 है। अगर कोई c एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 1 चाहे 2 चाहे 3 ही मान लीजिए, 3 ला दीजिए, अब गुणा करिए, देखिए कितना हो जाता है 30। तो 30 क्या होता है, इससे कट जा रहा है। इसी प्रकार कोई भी एक अचर पद यानी कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले आते हैं और उसको अगर गुणा करेंगे तो वो क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक ना, इसलिए हम एक अलग से रख कर सिर्फ चेक किए हैं। तो चेक किए हैं तो देखो फिर से हम क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो फिर इस स्टेटमेंट में आया है। इसके बाद हम क्या करें हैं, p स्क्वायर का मान देखो यहीं से p स्क्वायर का मान यहाँ से 2q स्क्वायर यहाँ पे रखे हैं और 2 से इस 4 को काट दिए तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पे q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर हो गया। फिर से यही वाला स्टेटमेंट, जैसे ये 2 से ये p विभाजित हो जा रहा था, इसी तरह यहाँ पे क्या है कि q स्क्वायर 2 से विभाजित हो जा रहा है, अतः q भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे यही तो है भैया कि ये तो सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या माना जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया है। पांचवा वाला हम लोग देखेंगे परिमेय क्या है। तो मान लीजिए कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए और उसको, ठीक ना, देखिए कि अगर वो शांत प्रसार है, ठीक ना, दशमलव शांत प्रसार है, तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर p और q क्या रहना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। और क्या होता है, q का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। मान लो इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक ना, 3 एक परिमेय संख्या हम ले लिए, ठीक है। अगर ये दशमलव प्रसार है, मान लो 3 बटे के हम 5 ले रहे हैं, ठीक ना, 3 बटे के 5 यहाँ पे ले लिए, और ये देख रहे हैं कि जो 3 बटे के 5 है ये नीचे वाला जो है देखना है। अगर ऊपर और नीचे दोनों को देखें तो सबसे पहले चेक करना है कि ये सहअभाज्य है कि नहीं। तो ये तो है भैया कि 3 सिर्फ 3 से और 1 से कटेगा, ये 1 से और 5 से कटेगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या है ये, कि सहअभाज्य संख्या है। और इसमें एक चीज और कह रहा है कि जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला इस रूप में होता है। तो जो नीचे वाला है देखिए, ये 5 के पावर में, देखो इसका गुणनखंड 1 है और 5 है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इस रूप में होता है, कह रहा है कि इसी रूप में होता है, ठीक है। तो इस रूप में देखो कैसे होगा, ये 5 है आपका, ठीक है, 5 के पावर में 1 लिख देंगे, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि 2 के पावर n भी होना चाहिए। तो 2 के पावर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 2 के पावर हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिख देंगे। 0 का मतलब होता है किसी संख्या के पावर में यदि 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 1 होता है। तो अगर इसे 5 में 1 से गुणा करेंगे तो भी 5 ही आएगा ना, तो इसके आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला है उसके करने से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 के पावर 0 और 5 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, चाहे अगर कोई परिमेय संख्या है,
अगर वो दशमलव प्रसार है, ठीक है, अगर वो दशमलव प्रसार उसका शांत है तो हम इस रूप में उसको लिख सकते हैं, ये कह रहा है। लेकिन छठवां वाला प्रमेय आपका क्या कह रहा है, इसके विपरीत, कि यदि वह, ठीक है, अगर कोई परिमेय, देखो कोई परिमेय संख्या x है, ठीक है, कोई परिमेय संख्या x है, यदि वह p/q के रूप में है और वह सह अभाज्य संख्या है और उसका q का मान जो है इस रूप में है, ठीक है, तो वह शांत प्रसार है, ठीक है। वह दशमलव कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। बस उसका उल्टा है, इसमें क्या कर रहा है कि शांत दशमलव प्रसार दिया रहेगा तो वह इस रूप में होगा, और दूसरा वाला कह रहा है कि वह इस रूप में होगा तो वह शांत प्रसार होगा। इसका बिल्कुल उल्टा है। और लास्ट वाला आपका प्रमेय क्या है कि देखो सेम टू सेम पहले वाले की तरह है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि अशांत कब होता है, तो भैया इसका उल्टा है कि यदि शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि इसमें दिया है कि जो Q का मान है, जो अभाज्य गुणनखंड ये है नीचे वाला, इसका मान क्या होगा, ये नहीं होगा। क्या है, ये नहीं होगा, ठीक ना। कि अगर शांत दशमलव तभी होगा जब इसका नीचे वाला जो हर है इसका गुणनखंड इस रूप में नहीं होगा। कौन से के रूप में नहीं होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये अशांत दशमलव है, या तो ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना ही आपका ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना चीज अगर समझ में आ गया है अच्छे से, तो चैप्टर में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का 1.1 स्टार्ट हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।